3000 साल कबल मसीह आप जो ये ज़मीन देख रहे हैं, यही सियालकोट की वो ज़मीन है जिस पर अभी तक एक घर भी नहीं बना। और ये दौर है 3000 साल, तारीख बनने से भी पहले का 3000 साल कबल मसीह। अभी बस ये दरियाए चिनाब के किनारे एक मैदानी इलाका है जहाँ पर सिर्फ दरख्त हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं और ख़ाली ज़मीन है। अभी तक इस एरिए में ना कोई इंसान आया है और ना ही इस एरिए का कोई नाम है। और ये जो दरियाए चिनाब है, ये भी इसका नाम बहुत बाद में ही है। अभी बस ये दरिया बह रहा है, तो यहाँ पे टोटल रॉ मटेरियल है इंसानों के रहने के लिए। बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन मैदानी मिट्टी है जहाँ पे अच्छी फसल काश्त की जा सकती है और पीने के लिए साफ़ पानी अवेलेबल है, चाहे कुओं की शेप में नीचे से ले लिया जाए या डायरेक्टली दरियाए चिनाब से ले लिया जाए। तो दोस्तों, आज हम सियालकोट के बारे में जानेंगे। जब सियालकोट बिल्कुल खाली मिट्टी का मैदान था, खाली ज़मीन था, तब से लेके पहली सदी ईस्वी तक इस सियालकोट की कहानी को हम जानेंगे। तो अगर सियालकोट के बारे में आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, तभी इस वीडियो में रुकें, वरना आप अपने इस टाइम को किसी और बेहतर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंसान अफ्रीका में जब पैदा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब इंसानों ने अफ्रीका से हिजरत करनी शुरू की, और उनको वहाँ से हिजरत क्यों करनी पड़ी, आबादी बढ़ गई थी, वसाइल कम थे, तो वहाँ से फिर लोग मुख्तलिफ अतराफ़ में निकले ऐसे मैदानी इलाकों की तलाश में जहाँ ज़िंदगी की तमाम तर पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हों, जहाँ पानी मौजूद हो, जहाँ मौसम अच्छा हो और जहाँ की मिट्टी ऐसी हो कि फसल काश्त की जाए। तो आप देखेंगे कि जो भी शहर बने, जो बड़े बड़े अच्छे हम इलाके देखते हैं, तो वहाँ पे ये चंद चीज़ें कॉमन मिलती हैं। इजीली पानी अवेलेबल होता है। वैसे तो अगर हम सिंध में देखें तो अब अक्सर जगहों पे नहीं, लेकिन जब वादी सिंध बनी थी तो ये दरियाए सिंध के किनारे ही बनी थी। तो जहाँ जहाँ पानी अवेलेबल होता था, इंसान वहीं पे रहना शुरू कर देता था। और इसके पास जो दरियाई मिट्टी होती थी, तो वो मिट्टी भी बड़ी ज़रखेज़ होती थी। तो जहाँ मौसम अच्छा होगा, जहाँ पे मिट्टी काश्त के काबिल होगी और पानी अवेलेबल होगा, इंसान फिर वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। तो अफ्रीका से 3000 साल कबल मसीह, वैसे तो एक अरसे दराज से अफ्रीका से लोग हिजरत कर ही रहे थे, लेकिन 3000 साल कबल मसीह एक पहला अफ्रीकन इंसान इस ज़मीन पर आया। फिर इसका पूरा ग्रुप इस ज़मीन पर आया। ये फर्स्ट टाइम था। ये वो पहले लोग थे जो सियालकोट में अफ्रीका से डायरेक्टली ईरान के रास्ते से आए थे। जो वादी सिंध के लोग थे, कुछ उस तरफ चले गए। और आपको ये जान के हैरानी भी होगी कि वादी सिंध की तहजीब और सियालकोट की तारीख ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो ज़्यादा मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता शहर की शेप तब इख्तियार कर गया था 3000 कबल मसीह में, और सियालकोट तब एक गाँव की शेप में, एक छोटा सा जो गाँव होता है इसी शेप में था। यही उस वक़्त का सियालकोट था और अभी तक इसका कोई नाम नहीं है। ये अफ्रीकन लोग सियालकोट की ज़मीन पर पहुंचते हैं ईरान के रास्ते से, और यहाँ पे मुनासिब जो है वो हवा, पानी, मिट्टी देखते हैं कि ज़िंदगी का
पूरा रॉ मटेरियल है, यहाँ पे जिंदा रहा जा सकता है। तो ये वो सियालकोट के पहले रहायशी हैं। फिर एक कबीला आया, फिर दूसरा आया, और देखते ही देखते यहाँ पे चंद घर बन गए और एक छोटे से गांव की शक्ल इख्तियार कर गए। वक़्त के साथ साथ इनकी आबादी भी बढ़ी और दूसरे इलाकों से हिजरत भी यहाँ पे होके लोग आते रहे, सफ़र करके यहाँ पहुँचते रहे। और इसकी जो मेन लॉजिक थी, इन लोगों को क्या ज़रूरत थी यहाँ रुकने की और यहाँ आने की, कि यहाँ पे साफ़ पानी था, हवा अच्छी थी और ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ थी। तो दोस्तों 2000 साल कबल मसीह तक यहाँ पर छोटे छोटे काफ़ी गांव आबाद हो चुके थे। आज हम देखते हैं कि दरियाए चनाब जो है वो सियालकोट से काफ़ी फासले पर है। तो देखें दोस्तों, दरिया अपनी जगह चेंज करता रहता है, अपनी जगह तब्दील करता रहता है। पानी बिल्कुल स्ट्रीट एक लाइन में नहीं बहता, ये जो है टकराता है किनारों से और किनारों को क्रश करते हुए अपनी साइडें जो हैं वो तब्दील करता रहता है। और फिर जब लोग वो यहाँ आए थे तो दरिया से कुछ फासले पे घर इसलिए बनाते थे कि जो है वहाँ पे सैलाब का ख़तरा रहता था। तो कुछ तो दरिया से फासले पे उन्होंने गांव बनाया और कुछ दरिया ने भी अपनी सिमत थोड़ी तब्दील की। तो तब दरियाए चनाब जो है वो इतना दूर नहीं था सियालकोट से जितना अब है। तो ये दोस्तों वो चंद आबादियाँ और चंद गांव, यही पूरा तब का सियालकोट है। यही वो ज़मीन है जो आप देख रहे हैं, ये तब का सियालकोट है। 2000 साल कबल मसीह में सियालकोट इसी शेप में था। तो यही जो कबाइल थे सन 1500 कबल मसीह तक इन्होंने तजारत शुरू कर दी और इनकी रसाई तब इतनी हो चुकी थी कि ये सियालकोट का इलाका बड़े ज़बरदस्त लोकेशन पे मौजूद था। जो इसकी जगराफियाई लोकेशन है, जो जगह है, यहाँ से ये आसानी से दिल्ली, सिंध और पर्शिया, ईरान और वस्ती एशिया तक अपनी चीज़ें सप्लाई कर सकता था। और ये एक अच्छा तजारती रास्ता था। और इसके असरात हम जो 1500 कबल मसीह में देखते हैं कि ये तजारत के लिए अच्छी लोकेशन है और तजारती रास्ता, ट्रेड रूट्स जो है वो यहाँ से बेहतर थे। तो ये उसी दौर से आहिस्ता आहिस्ता एक तजारती हब बनता गया। तो आज हम जो देखते हैं कि सियालकोट जो है वो दूसरे शहरों से कुछ डेवलप है, यहाँ पे ज़्यादा तरक्की है, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। इस तरह पूरे पाकिस्तान में और किसी भी सूबे में ऐसे फैक्ट्रियाँ इतनी ज़्यादा नहीं हैं। तो इसकी बुनियादें जो हैं वो 1500 कबल मसीह से ही ट्रेड रूट्स थे। वस्ती एशिया में माल जाता था, ईरान में माल जाता था, पूरे इंडिया में, भारत में। अब तब कोई पाकिस्तान इंडिया तो था नहीं, तो डायरेक्टली दिल्ली तक इसकी रसाई थी, आगे तक थी, सिंध तक थी। तो ये ट्रेड रूट्स थे, इससे जाते। सियालकोट का इलाका कदीम तजारती रास्तों में से एक है। 326 कबल मसीह तक ये इलाका जो है, ये सन 1500 के बाद चूँकि इसने तजारत शुरू कर दी थी तो इसका जो नाम है वो सागाला था। सागाला कहा जाता था इस एरिए को जहां आज हम सियालकोट में बैठे हुए हैं। और फिर 1500 से लेके 326 कबल मसीह तक ये इलाका सगाला ही कहलाता रहा। तो 326 में यहाँ अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म यहाँ पहुँचा और फिर उसने यहाँ पे जंग की। यहाँ के जो लोग थे तब सियालकोट में आबादी और जो गांव थे वो काफ़ी हो चुके थे।
लेकिन कोई मुनज़्ज़म बड़ी शेप में कोई शहर नहीं था तब ये। काफ़ी गाँव थे इनके, बड़े बड़े कबाइल थे, लेकिन कबाइल के जो सरदार थे वही कबीलों को लीड करते थे और इनकी आपस में भी मुखालफत चलती रहती थी। तो ये एक मुनज़्ज़म इत्तेहादी शेप में पूरा शहर नहीं था तब, तो उनके लिए आसान था कि वो इजीली इसको कंट्रोल कर लेते, सो उन्होंने कर लिया। तो सिकंदर आज़म ने 326 ईस्वी में ये सबसे पहला फर्स्ट टाइम था कि सियालकोट जो है, जो उस वक़्त सगाला कहलाता था, तो सगाला पहली मर्तबा एक डिसिप्लिन जो है वो किसी सल्तनत के अंडर में 326 कबल मसीह में आया। इससे पहले ये सिर्फ छोटी छोटी आबादियाँ और गाँव ही थे। तो 326 ईस्वी में ये पहली बार अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म, इसको फतह करके यहाँ अपनी हुकूमत बनाता है और खुद वापस यूनान की तरफ चला जाता है। तो 326 कबल मसीह में यहाँ पर फिर जब सिकंदर आज़म चला जाता है, लेकिन यहाँ हुकूमती नुमाइंदे अपने छोड़ के जाता है, तो उनके वो नुमाइंदे और यहाँ के ये लोग, तो इससे जो उसकी किंगडम का जो नाम बनता है, जिस किंगडम से इसे पहचाना गया, वो थी इंडो ग्रीक किंगडम। और ये यूनानीज थे। फर्स्ट टाइम जब सियालकोट किसी मुनज़्ज़म हुकूमत के अंडर में आया, इंडो ग्रीक किंगडम के अंडर में जब ये आया सियालकोट फर्स्ट टाइम, तो ये लोग यूनानी थे और पहली बार मुनज़्ज़म हुकूमत यूनान ने की सियालकोट पे। ये 326 कबल मसीह में ये दौर शुरू होता है। और ये यूनानीज जो हैं अपने साथ बुद्ध मत मजहब भी लेके आए थे, और किसी हद तक 326 कबल मसीह के बाद यहाँ पे बुद्ध मत सियालकोट उस वक़्त के सगाला में आना शुरू हो गया था। अब चूँकि यूनानियों के बोलने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ था, तो 326 कबल मसीह के बाद लोगों ने सगाला की बजाय सगला बोलना शुरू कर दिया, और फिर आने वाले पहली सदी ईस्वी तक इसको सगला ही कहा गया। पहले सगाला और 326 के बाद इसको सगला कहा गया, और 200-300 सालों तक फिर इसको सगला ही कहा जाता रहा सियालकोट के इस एरिए को। तो सबसे पहला सियालकोट का नाम सगाला था। इसके बाद जो नाम यूनानी जब यहाँ पे कब्जा करते हैं सिकंदर आज़म के हमले के बाद, जो 326 में हुआ, इसके बाद वो लोग क्योंकि जो यूनानीज थे उनके तलफ़्फ़ुज़ का जो है तरीका वो मुख्तलिफ था। ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा बदल गया, लेकिन थोड़ा वो सगाला से फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता सगला सगला ऐसे बोलना शुरू कर दिया। तो ये इसका दूसरा नाम था। तो पहली सदी ईस्वी में कुशन अम्पायर यहाँ पे दोबारा से हमला करती है और यूनानियों को शिकस्त होती है, और वो सियालकोट के इस इलाके से निकल जाते हैं, और यहाँ पे फिर कुशन अम्पायर की हुकूमत कायम होती है, और सियालकोट दूसरी बार कुशन अम्पायर के कंट्रोल में चला जाता है। अब ये यूनानियों के कंट्रोल से निकल चुका था। ये जो कुशन अम्पायर था, ये असल में वस्ती एशिया के लोग थे, और वहाँ के रहने वाले लोग कबाइल की शक्ल में यहाँ आते रहे, और यहाँ ज़िंदगी की तमाम सहूलतें देखी कि मौसम अच्छा है, खुराक वाफर मिकदार में है, पानी साफ़ है पीने के लिए। तो ये फिर वाफर मिकदार में कबाइल आते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इक़्तिदार पे काबज़ होने लगे, और फिर जंग करके इन्होंने पूरा ही इक़्तिदार हासिल कर लिया। तो ये जो कुशन अम्पायर था, ये सियालकोट में वस्ती एशिया से आए हुए कबाइल थे। और दोस्तों, कुशन अम्पायर सिर्फ सियालकोट तक ही महदूद नहीं रहा, इन्होंने शुमाली भारत और अफ़गानिस्तान को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था।
तो दोस्तों अब तक सगला जो है वो दो सल्तनतों का हिस्सा बन चुका था, एक इंडो ग्रीक किंगडम और दूसरी कुशन एम्पायर। इंडो ग्रीक किंगडम जो थी वो यूनानियों की थी और जो कुशन एम्पायर थी ये वस्ती एशिया से आए हुए कबाइल थे। और सगला तब भी, ये जो सियालकोट का एरिया है, तजारत में सबसे बेस्ट था। यहाँ से सामान जो है वो चीन, वस्ती एशिया और भारत, इनके दरमियान एक ट्रेड हब के तौर पे काम करता था। तो दोस्तों 3री सदी ईस्वी तक कुशन एम्पायर जो है वो यहाँ पे रूल करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 3000 साल कबल मसीह से लेके 300 सदी ईस्वी तक, जब इसका कोई नाम नहीं था, और फिर 1500 कबल मसीह के बाद इसे सगाला कहा जाने लगा, और फिर इसको 300 कबल मसीह पहले ही सगला कहने लगे। इतना हमने इसका सफ़र देखा। इसके बाद जो है वो सगला से सियाल और फिर सियालकोट में ये कैसे शिफ्ट हुआ, और इसके बाद ये जो कुशन एम्पायर थी 3री सदी ईस्वी तक यहाँ रहती है। इसके बाद ये सियालकोट का एरिया किन किन मराहल से गुजरा, ये सब हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ सियालकोट की अगली किस्त में।